ये दो टॉपिक हम देखेंगे। दोनों टॉपिकों में मैथमेटिक्स भर भर के आई हुई है, उसमें हम मैथ का यूज करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें क्या है, फिजिक्स के साथ मैथ भी आएगी आपके। ये हो गया हमारा पूरा चित्र, लेकिन इसमें थोड़ी सी और चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये आवेश है धनात्मक, ये आवेश है ऋणात्मक, लेकिन किसी बिंदु पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनको जोड़ दो तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र आता है वो है, इसे बोलते हैं 2kp/r³। E1 E2 का परिमाण बराबर है, यानी ये मान दोनों के लिए बराबर है। आंसर आ चुका, EP सदिश बराबर माइनस का KP सदिश बट्टा में R³ ये अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका आधा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विध्रुव के कारण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके अक्ष या उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये दो टॉपिक हम देखेंगे। दोनों टॉपिकों में मैथमेटिक्स भर भर के आई हुई है, उसमें हम मैथ का यूज करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें क्या है, फिजिक्स के साथ मैथ भी आएगी आपके। ठीक है, मैथ की बहुत सारी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव का चित्र। तो विद्युत द्विध्रुव के चित्र में हम क्या बनाते हैं कि दो आवेश जिनका परिमाण समान है लेकिन उनकी क्या है, प्रकृति विपरीत है और परस्पर कुछ दूरी पर क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार का जो बना निकाय है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव का हो गया चित्र। और ये जो ध्रुवीय के जो इस विद्युत द्विध्रुव के दो ये आवेश है उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अक्ष रेखा। तो ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये वाली, ये क्या है, एक तरीके से ये पूरी क्या है, एक्सिस है। और इस एक्सिस के किसी भी बिंदु पर आप जो इन दोनों आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी बिंदु ले सकते हैं, उस पर इन दोनों का विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी किताब और आपकी जो बोर्ड पैटर्न है वो क्या बताता है, वो लेता है, मान लो या तो आप इस तरफ ले सकते हो या इस तरफ ले सकते हो, लेकिन किताब के हिसाब से अगर हम चले तो इस प्रकार से एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया जो है बिंदु P। ठीक है, और इस द्विध्रुव का ये है मध्य बिंदु O और हमेशा दूरी नापेंगे मध्य बिंदु से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना एक द्विध्रुव है AB, एक द्विध्रुव कौन सा है, AB, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें इन जो विद्युत द्विध्रुव है उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हमने देखा था पिछली क्लास में ध्रुवों जो विद्युत द्विध्रुव है उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। ठीक है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी a इधर वाली, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी दूरी हो जाएगी a। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो B बिंदु पर आवेश रखा गया है उस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो कुल दूरी r है, r दूरी में से a घटा दो तो r माइनस a। ठीक है, r माइनस a, ये दूरी आ गई b और p के मध्य की दूरी। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दूरी चाहिए। ठीक है, और दूसरी दूरी कैसे निकाल सकते हैं हम, दूसरी दूरी निकाल सकते हैं a से p के मध्य की दूरी। तो वो कितनी आएगी बताओ, वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यहाँ तक की तो r है और ये और जोड़ दो तो r में a प्लस कर दो, r प्लस a, तो ये आ गई इनके मध्य की दूरी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा चित्र, लेकिन इसमें थोड़ी सी और चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये आवेश है धनात्मक, ये आवेश है ऋणात्मक, लेकिन इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा होगी ये, इसे हम प्रदर्शित करें E1 से। और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, इसे हम प्रदर्शित करें E2 से।
ये E1 सदिश है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण, ये है E2 सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता माइनस आवेश के कारण। ये लाइन बड़ी है क्योंकि इसका प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि ये इसके नजदीक है। ये लाइन छोटी है यानी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। क्यों? क्योंकि ये आवेश से इससे ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कम है। तो अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो किस दिशा में होगी? द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी EP सदिश यानी इसी दिशा में, यानी आप बोलो तो O से P की दिशा में। ये हमारा चित्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आवेशों की अलग अलग आवेशों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है और फिर उनका क्या करना है? अध्यारोपण सिद्धांत से योग करना है। तो हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होगी? E1 होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है? के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से लिख देंगे? के का मान कितना लिखेंगे? 1/4πε0। क्यू कौन सा है? धनावेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यू का मान ये ले लेंगे। अब ये आर है, आर मतलब आवेश की बिंदु से दूरी, इसलिए हमने ये दूरी ली थी। ठीक है, तो आवेश की बिंदु से दूरी कितनी है? r माइनस ए की स्क्वायर। अब एक चीज और देखिए कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P सदिश से व्यक्त करते हैं, उसकी दिशा क्या होती है? सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। उसकी दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। और अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को इस प्रकार से व्यक्त करें, देखो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2a, ये होता है। अगर आप यहाँ पे सदिश लगा रहे हो तो आप या तो यहाँ पे सदिश लगा दो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो P कैप। ठीक है, एकांक सदिश इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम ये सदिश है और इस राशि को सदिश दिखाने के लिए हम क्या बताएंगे? देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो, इसी दिशा में P है, तो ये जो एक तरीके से एकांक सदिश आएगा वो क्या आ जाएगा? P कैप आ जाएगा धनात्मक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दिशा क्या हो जाएगी? B से P, BP दिशा यानी B से P दिशा हो जाएगी। ये समीकरण आ गई नंबर 1। अब देखो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता वो क्या होगी? E2 होगी। ठीक है, और उसका मान कितना होगा? के क्यू बटा आर स्क्वायर। के का मान 1/4πε0 निर्वात है इसलिए एप्सिलॉन 0 आ रहा है। और आवेश आपका माइनस वाला है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस वाला आवेश नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आवेश का मान सीधा हम सीधा आवेश का परिमाण ले रहे हैं, दिशा से हमें मतलब है। ठीक है, तो आवेश का अगर आप परिमाण ले रहे हो और ये कितनी हो जाएगी दूरी? ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r प्लस ए, और ऊपर कितनी है? ऊपर आता है यहाँ पे स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर लिख रहे हैं। देखो के का मान लिख दिया, क्यू की जगह यहाँ पे ये क्यू है इसलिए ये लिख दिया, और आर दूरी कितनी है आवेश की इस बिंदु से? आर प्लस ए दूरी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ चुका। अब बोलिए, अब देखो इसकी विद्युत क्षेत्र बिंदु माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर इस दिशा में, लेकिन P सदिश क्या है? इस दिशा में, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे लिख दोगे माइनस का P क्या। अगर आप ये माइनस लेते ये माइनस लेते दोनों प्लस हो जाएगा, फायदा क्या हो? तो हम इसको धनात्मक ले लेंगे, इसका परिमाण ले रहे हैं आवेशों का और ये दिशा हम बता रहे हैं। इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि P A दिशा। ठीक है, ये हमें कंफ्यूज करेगा इसलिए हम यहाँ पे मिटो रहे हैं। ये जो P कैप है ना ये हमें आसानी प्रदान करेगा। समीकरण नंबर आ गई 2। अब अध्यारोपण क्या कहता है? अध्यारोपण कहता है कि किसी बिंदु पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनको जोड़ दो तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और निकालना हमें यही है कि द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दोनों आवेशों का हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, दोनों को जोड़ दो तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता आ जाएगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं हम इस प्रकार से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? बिंदु P पर EP बराबर E1 सदिश और E2 सदिश। एक चीज देखो, हमारा जो EP है ना EP, ये मान आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने देखो यहाँ पे भी बता दिया कि जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो इसी दिशा में और P सदिश में इसी दिशा में, तो आपका जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं आएगा। अब मान रखो पूरे समीकरण से, तो 1/4
4π ε0 क्यू आर माइनस ए की स्क्वायर पी कैप प्लस 1/4π ε0 क्यू आर प्लस ए की स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का पी कैप। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं ई पी सदिश, क्योंकि हमें बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। ई पी सदिश बराबर हम Q बटा 4π ε0 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बच गया R माइनस ए की स्क्वायर, और पी कैप मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, तो पी कैप बाहर ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ चुकी है, ये चीज़ कॉमन आ चुकी है, दोनों में देखो ये कॉमन आ चुकी है, बाहर ले लिया। यहाँ पे 1/r माइनस ए स्क्वायर बचा, लिख दिया। पी कैप को भी हम बाहर ले रहे हैं, पी कैप को हम बाहर ले रहे हैं, एकांक सदिश से पी कैप वो बाहर ले रहे हैं, तो माइनस इसके साथ भेज रहे हैं, तो ये राशि क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, आर प्लस ए की होल स्क्वायर, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको सरल करना है, इसको सरल करेंगे, देखो Q बराबर 4π ε0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, a माइनस बी की स्क्वायर, और ये क्या है a प्लस बी की स्क्वायर। तो अगर हम लघुत्तम लेवे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, दोनों साथ में ले ले लघुत्तम। अगर कई बार आपको लगे ना कि लघुत्तम हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या ले, तो दोनों राशियों को ले लिया करो, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी हमने ले लिया कॉमन, और ये भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इसमें इसका भाग दो, इसका भाग दो, तो ये पद कट जाएगा, ऊपर वाला पद बच जाएगा आर प्लस ए की स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अब इसमें इसका भाग दो, तो ये पद कट गया, ये पद बच गया, तो माइनस का आर माइनस ए की होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया, पी कैप आ गया, ठीक है। अब देखो हम थोड़ी सी जगह करते हैं इधर ऊपर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ही काम होगा। अब देखो इसको और सरल करते हैं, ई पी सदिश Q बट्टा 4π ε0, ठीक है। अब देखो a माइनस बी की स्क्वायर और a प्लस बी की स्क्वायर क्या होगी, बताओ, स्क्वायर को छोड़ो एक बार, ठीक है, स्क्वायर को छोड़ो एक बार, स्क्वायर को छोड़ दो, a माइनस बी, a प्लस बी क्या आता है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर थी, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दी, आप सूत्र लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का सहायता से हमने ये इसको सरल किया है। इसको अब ऊपर वाले को हम खोल रहे हैं, कोष्ठक को खोलेंगे, ठीक है, तो कोष्ठक को अगर हम खोल रहे हैं तो देखो ये बड़ी आ जाएगी हमारे पास, कैसे आएगा, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर आगे a माइनस बी की होल स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह आ गई समीकरण। लास्ट में हमारा पी कैप है, यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है। अब देखो और थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ई पी सदिश Q बट्टा 4π ε0 आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2r, अंदर गुणा करो माइनस का, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2r a, ठीक है। अब देखो कट्टम कट्टा खेलते हैं, क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे हो जाएगा पी कैप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2r a और 2r a कितना होगा, 4r a हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो Q बट्टा 4π ε0 4r a बट्टा में क्या जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की होल स्क्वायर पी कैप, ये चीज आ चुकी है, ठीक है। अब देखो हमें थोड़ा सा क्रिएटिव चीज करनी पड़ेगी। क्रिएटिव चीज क्या करनी पड़ेगी कि दो है ना, चार को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 को बाहर ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लो Q, और मैं इसको लिख रहा हूँ 2a × r। ये चीज बच्चों ध्यान रखना, ये चीज करने पर ही हमारा आंसर आगे आएगा, ठीक है। वापिस से देख लो कि ये क्या है, 4 है, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख दिया, 2 आगे भेज दिया, और जो 2 बचा था वो 2 a के गुणा में आ गया, और r को पीछे ले लिया,
तो देखो Q के ऐसे, क्योंकि देखो Q इंटू टू ए और यहाँ पे P कैप, Q इंटू टू ए P कैप अभी हमने लिखा था। क्या लिखा था? जो P सदिश होता है, P सदिश एक तरीके से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे वापिस लिख रहे हैं, जो P सदिश होता है वो क्या होता है? Q इंटू टू ए और P कैप। ये राशि हमें बनानी थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये चीज लिखी है। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हमने लिख दी, आगे बढ़ते हैं। अब ई पी सदिश और ये लिखो 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस 2 को एक बार बाहर ले लो, बाहर समझ लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बोल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बोल सकते हैं के, तो इसकी जगह के लिख दिया। Q इंटू टू ए और प्लस पी कैप, Q इंटू टू ए और एक तरह से गुणा में, सॉरी गुणा में पी कैप, Q इंटू टू ए गुणा में पी कैप, P सदिश के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ P सदिश और R बच गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुंचे हैं, अभी थोड़ी सी हमें और चीज करनी पड़ेगी। तो ये देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैंने के लिख दिया और Q इंटू टू ए इंटू पी कैप, इसको क्या लिख दिया? P सदिश लिख दिया और R गुणा आ गया। तो ये समीकरण आ चुकी, आप इसको रफ कॉपी में आराम से नोट कर सकते हो। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, अब आगे हमें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी है, फिर आएगा हमारा आंसर। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, हमारा देखो मान क्या आया था? मान आया था ई पी सदिश बराबर 2 के पी सदिश गुणा में आर बट्टा में आर स्क्वायर ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये चीज आई थी। अब देखो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव ये करना पड़ेगा कि जो देखो आर है ना, आर का मान ए से बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव की जो एक तरीके से मध्य दूरी होती है वो होती है अंगस्ट्रोम में, 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻3 यानी एक तरीके, सॉरी, द्विध्रुव की जो एक तरीके मध्य दूरी होती है वो होती है माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है। तो इस प्रकार से इन स्थितियों में, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था, द्विध्रुव था NaCl, उसके मध्य दूरी थी अंगस्ट्रोम यानी 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है, 10⁻10 मीटर मतलब 1 0 0 0 ऐसे कितने बार 9 बार 0 लगाओ, फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। तो ये मान बहुत छोटा होता है, यानी ए का मान बहुत ही छोटा होता है आर की तुलना में। आर तो एक तरीके से दूरी है भाई, आप द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी ले सकते हो, द्विध्रुव से 0.50 मीटर दूरी ले सकते हो। तो इस स्थिति में आर का मान ए से क्या है? बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है। ए है आपका एक तरीके से मिलीमीटर में आ सकता है, माइक्रोमीटर में आ सकता है, अंगस्ट्रोम में आ सकता है, लेकिन आर आएगा मीटर में या सेंटीमीटर में, तो बड़ी राशि है। अब देखो यहाँ पे आर की स्क्वायर है, तो एक तरीके से मैं ये मान रहा हूँ आर का मान मान लो कितना है, मान लो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर 0.00001 से तो बड़ा ही होगा। और अगर आप इसकी स्क्वायर कर रहे हो तो ये और बड़ी हो जाएगी और ये और छोटी हो जाएगी। तो एक तरीके से आर स्क्वायर मान ए स्क्वायर से और ही छोटा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप क्या जोड़ो, आर स्क्वायर का मान लो 10,000 है, 10,000 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए स्क्वायर का मान है 0.00001, इस तरीके से। तो 10,000 में से इतनी मान घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर का मान है बहुत छोटा है, अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ते हैं। तो जब आप ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ोगे, ए का मान बहुत छोटा है, तब हमारे पास देखो 2 के पी सदिश आर सदिश आ जाएगा। ए को आपने नगण्य मानकर छोड़ दिया, ये पूरा पद हट गया। आर की स्क्वायर थी कि होल स्क्वायर, यानी आर की होल की पावर क्या आ जाएगी? 4 हो जाएगी। ये कटा तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ चुका, ईपी बराबर 2 के पी बट्टा में आर क्यूब। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र आता है वो है ईपी सदिश बराबर 2 के पी बट्टा आर, आर की घात कितनी हो जाएगी? 3, यानी हम इसे बोलते हैं 2 के पी बट्टा आर क्यूब। अगर ये सदिश रूप में, ठीक है, और आप इसको ये सदिश रूप में, तो आप इसको अदिश रूप में लिख सकते हो, ईपी बराबर 2 के पी बट्टा में आर क्यूब। आपको एग्जाम में यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है, न्यूमेरिकल में ये सूत्र याद रखना है, ईपी बराबर
2kp/r³, EP बराबर 2kp/r³। तो ये अभी एक टॉपिक हुआ है। अभी हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष यानी इक्वेटोरियल लाइन पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फटाफट हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, द्विध्रुव से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम एक द्विध्रुव इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक तरीके से द्विध्रुव बना लिया। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इस बिंदु पर -q आवेश, द्विध्रुव का इस बिंदु पर +q आवेश, ये है मध्य बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2a है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आधी, ये दूरी होगी a, ठीक है। और ये दूरी हो जाएगी a। हम अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेशन आसान हो सके उस आधार पर हम यहाँ पे 2a मान ले रहे हैं। हम दूसरा मान भी ले सकते हैं, 3a ले सकते हैं, 4a भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो निरक्ष कौन सी हुई कि ये तो अक्ष लाइन होगी, ये द्विध्रुव क्या होगी, ये द्विध्रुव की होगी अक्ष लाइन। और इस अक्ष लाइन के लंबवत और केंद्र से जाने वाली जो लाइन होगी उसे बोलेंगे निरक्ष। तो यहाँ पे हम एक तरीके से लाइन बना सकते हैं इस तरीके से, और इस लाइन के किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो द्विध्रुव के कारण। लेकिन जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से हम इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये बिंदु हो गया P और O से इसकी दूरी क्या है, R है। हमेशा दूरी कैसे नापोगे, दूरी नापोगे O से। तो ये दूरी R है। अब इस बिंदु P पर इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी। तो एक तरीके से ये लाइन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो, ये हो गया लाइन और ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, इसे हम बोल रहे हैं E1। और इसी प्रकार से -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में होगी। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी दिशा में लाइन सीधी बननी चाहिए, स्केल से आप बना सकते हो लाइन। तो ये हो गई E2। इसका मान होगा जितना ही इसका मान होगा। तो ये लाइन हमें एक तरीके से बराबर दिखनी चाहिए। ये E1 सदिश है धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यह है E2 सदिश ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बच्चों कि हमें यहाँ पे कोई परिणामी चीज नहीं दिख रही, एक तो इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों लाइनें बराबर है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज की भुजा बराबर है। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। और जब कोण आ जाए और आ जाए सदिश, तो वहां पे हम अगर कोई रिजल्टेंट यानी एक तरीके से परिणामी सदिश नहीं निकलता, वहां पे हमें घटक करने पड़ते हैं। सदिश और घटक करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। तो आप देखिए कि घटक कैसे करते हैं कि जो ये है ये सदिश, इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, इसका इस दिशा में घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। और इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, इसका इस दिशा में घटक हो जाएगा E1 कोस थीटा। और इस सदिश का इस दिशा में घटक क्या होगा, E2 कोस थीटा। और इसका इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो घटक क्यों किए, घटक इसलिए किए क्योंकि एक सदिश ऐसा है, दूसरा सदिश ऐसा है, और उसका परिणामी सदिश इसके बीच में से गुजरेगा, ठीक है। ये तो चीज आई हमें समझ में। तो हमने मान लो शुरुआत में एक सीधी लाइन खींच दी, सीधी लाइन खींच दी, और ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। एकांतर कोण के दो, ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर है, ये संगत कोण है इसलिए क्या है, बराबर है, ठीक है। अब थीटा आ गया। अब हम अगर निकालना चाहें तो थीटा मिल गया हमें, तो उस हिसाब से इनका घटक कर सकते हैं। अब देखो घटक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा घटक करना सीखते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हमने घटक किया कि देखो एक लाइन तो ये थी E1 सदिश वाली, दूसरी लाइन क्या थी, ये थी E2 सदिश वाली। और हमें ये तो पता चल गया कि परिणामी इस दिशा में आएगा, क्योंकि इनका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक तो इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, तो परिणामी इस दिशा में आएगा। तो ये हमने लाइन खींच दी, मान लो ये मान लो हमने लाइन खींच दी, ठीक है। और ये कोण थीटा आ रहा है और ये कोण क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो इसका इस दिशा में घटक, इसका इस दिशा में घटक, और इसका इस दिशा में घटक, और इसका इस दिशा में घटक हम निकाल सकते हैं। देखो जिस मान लो अगर हम यहाँ पे एक तरीके से लाइन खींचे,
तो ये इस त्रिभुज की आधार हो जाएगी, ये त्रिभुज की आधार हो जाएगी। और कर्ण का मान एक तरीके से क्या है, E1 है। तो E1 का इस दिशा में घटक क्या होता है, आधार का कर्ण के साथ क्या संबंध होता है, कोस थीटा होता है। तो कर्ण का इस दिशा में घटक क्या होगा, E1 कोस थीटा। इसी प्रकार से ये एक तरीके से अगर आप क्या करो, एक ऐसी लाइन खींचो, तो ये कोण हो गया थीटा, और ये नीचे वाले त्रिभुज की क्या हो गई, ये आधार हो गया त्रिभुज का। तो आधार और कर्ण में संबंध क्या होता है, कोस थीटा संबंध होता है। ठीक है, अगर देखो नाम दे इसका, इसका नाम दे दे एक्स और वाई और जेड। ठीक है, हमें एक्स जेड का मान निकालना है, या ऐसे बोलो कि हमें कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो वो क्या होगा, एक्स जेड बट्टा में क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स जेड का मान कितना है, एक्स वाई कोस थीटा, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है आपका E2। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या आ जाएगा, E2 कोस थीटा। तो ये वाली जो भुजा है इसका मान E2 कोस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर त्रिभुज के लिए एक्स जेड का मान भी क्या आ जाएगा, E1 कोस थीटा। तो इसके इस दिशा में दो घटक आ गए कोस थीटा के, और विपरीत दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। उसे अगर निकालना चाहे तो हम कैसे, एक लाइन इधर खींचो, मान लो एक लाइन इधर खींचो। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे लाइन बनाओ, ये बन गई लाइन, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण है। और ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें साइन निकालना पड़ेगा, तो जो घटक आएगा वो साइन का घटक आएगा। आप देखना चाह रहे हो तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, AX निकालनी है, AX निकालनी है, या एक तरीके से हम बोले हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, AX, यानी लंब, नीचे वाले त्रिभुज के लिए लंब, और कर्ण क्या है, XY है। तो AX का मान कितना हो जाएगा, AX का मान हो जाएगा XY साइन थीटा, XY साइन थीटा हो जाएगा। और XY का मान कितना है, ये हमारी जो लाइन थी ये कर्ण थी, और इसका जो एक तरीके से सदिश रूप में तो मान E2 सदिश है, लेकिन इस लाइन का परिमाण कितना है, परिमाण वाले एक तरीके से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना है, गणित रूप में देखें तो वो E2 के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, E2 लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा। तो इस स्थिति से बच्चों ये मान आएगा E2 साइन थीटा, और इसी स्थिति से ये मान आएगा, थीटा के सामने वाले भुजा लंब है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यानी E1 साइन थीटा। तो हमने जो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा लिखा है वो इस रूप में था। ठीक है, ये रूप नहीं बताया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सीधे याद करने में ध्यान देते हैं, ये चीज नहीं देखते हैं। तो हम सीधा क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे बता देते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये चीज है, हम बता सकते हैं कि कैसे हमने थीटा लिया, किस प्रकार से साइन थीटा है, किस प्रकार से कोस थीटा है। तो इसका सब चीजों का क्या है, कारण है। ठीक है, तो इसको हम एक बार जगह बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने घटक कर लिया। अब देखो, अब E1 E2 का कोई मतलब नहीं है, E1 E2 का कोई मतलब नहीं है, E1 E2 की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जो भी काम होगा वो इनके घटक करेंगे। ठीक है, आपने इनको घटकों में बांट दिया तो इनके घटक काम करेंगे। अगर आप E1 E2 लाइन हटाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम बना के चल रहे हैं क्योंकि हमें परीक्षा में दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हमने कुछ ना कुछ मेहनत की है, काम किया है। ठीक है, ये तीन नीचे किसने बना दिया देखो, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, ये E2 का मान है, E2 साइन थीटा इस दिशा में, E1 साइन थीटा इस दिशा में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो बात करें, बस हमारा चित्र तो पूरा बन चुका है, चित्र पूरा बन चुका है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम E1 सदिश से प्रदर्शित करेंगे। वो क्या होगी, KQ बटा R स्क्वायर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ बटा R स्क्वायर। तो K का मान अगर बोले तो वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q का मान, Q की जगह यहाँ पे ये वाला Q है तो Q ये ले लो, और R देखनी है, R मतलब आवेश से बिंदु के मध्य की दूरी। तो देखो ये दूरी इस वाले त्रिभुज के लिए कर्ण के रूप में है, यानी हाइपोटेनियस है। तो उस स्थिति में देखो कि हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, यानी एक तरीके से मान निकालना पड़ेगा BP। एक तरीके दूरी तो है BP, इस आवेश से इस बिंदु दूरी कितनी BP है, तो हमें एक तरीके से BP का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और दिशा कौन सी लिखनी पड़ेगी, BP सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता B से P की दिशा में लगे तो BP सदिश लिखना पड़ेगा। अब देखो BP का मान निकालते हैं। BP का मान कैसे निकालें बताओ, कि ये भुजा क्या है, ये है R, ये R है, और ये है A। तो ये आधार है, ये मान लो ये लंब है,
ये आधार है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब की स्क्वायर प्लस मान लो आधार की स्क्वायर। ये मान आ गया बीपी का, और बीपी की हमने कहा कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर करोगे तो इसकी स्क्वायर से ये पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लिखना चाहे E1 सदिश का, तो वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बीपी स्क्वायर का मान कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप बीपी सदिश लिख सकते हो। ये समीकरण नंबर आ गई 1। इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा आर स्क्वायर होगी, तो के का मान हम लिख दिया। क्यू क्या है, आवेश का हम परिमाण ले रहे हैं, इसलिए केवल क्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस क्यू नहीं लिख रहे। और जो दूरी है वो क्या होगी, दूरी होगी एपी, और एपी और बीपी दोनों बराबर ही है, एपी बीपी दोनों बराबर है। ये आर है, ये है ए, तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एपी और बीपी बराबर, तो एपी का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों एक तरीके से क्या है, त्रिभुजों की कर्ण है, और दोनों के लिए अन्य दो भुजा, दोनों ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एपी की स्क्वायर, तो एपी का मान क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आया समझ में कि इस आवेश से इस बिंदु पी की दूरी कितनी है, एपी है, एपी निकालनी है। एपी और बीपी बराबर ही है, तो एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये मान आ चुका। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, शुरुआत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा है पी से ए की तरफ माइनस आवेश के कारण, तो हम क्या लिखेंगे, पी से ए की तरफ माइनस आवेश के कारण। ये दो समीकरण आ चुकी। अब देखो दोनों समीकरण फर्क क्या है, खाली दिशा अलग अलग है। अगर इनका हम परिमाण ले लें, अगर हम क्या ले लें, परिमाण ले लें, यानी E1 सदिश का परिमाण ले लो और E2 सदिश का परिमाण ले लो, दोनों का मान क्या होगा, बराबर ही हो रहा है। वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इनका परिमाण बराबर आ रहा है। ठीक है, और जो हमने अब जो प्रक्रिया की है ना, इस प्रक्रिया के बारे में अब हम नीचे लिखते हैं कि हम क्या लेंगे, सदिशों का घटक लेंगे, यानी कंपोनेंट करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है उनका क्या करेंगे, घटक करेंगे। तो उनका जो एक तरीके से साइन थीटा वाला घटक है वो क्या है, उसका मान बराबर है। देखो गौर करो, E1 E2 का परिमाण बराबर है, यानी ये मान दोनों के लिए बराबर है, और साइन थीटा बराबर है। तो एक तरीके से जितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऊपर दिशा में लग रही है, उतनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता नीचे दिशा में लग रही है, तो प्रभाव इनका बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, ये दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जैसे मान लो रस्सी है, एक लड़का रस्सी को इस तरफ से खींच रहा है, दूसरा लड़का भी रस्सी को इस तरफ से खींच रहा है, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो रस्सी एक तरीके से ना तो इधर हिलेगी ना इधर हिलेगी, तो उन दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, निरस्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का हमें घटक करने पर इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी ये वाले इन वाले ऊर्ध्वाधर घटक, यानी एक तरीके से लंबवत घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो हो जाती है निरस्त, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाती है निरस्त क्योंकि इनका मान है बराबर। लेकिन क्षैतिज घटक है उनकी एक दिशा है, यानी E1 cos थीटा भी इसी दिशा में लग रहा है, E2 cos थीटा भी इसी दिशा में लग रहा है। तो जो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उनका अगर हम क्या करें, घटक लेवे, तो इनके ऊर्ध्वाधर घटक तो हो जाते हैं निरस्त, लेकिन इनके क्षैतिज घटक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे अब अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करें, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम इस प्रकार से लिखते हैं, EP बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अभी हम यहाँ पे सदिश की बात नहीं कर रहे, ठीक है, और E1 E2 का मान क्या आपसे बराबर है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे 2 E लिख सकते हैं। देखो अगर E1 E2 बराबर है तो इन दोनों का झंझट खत्म करो, सीधा लिख दो E, तो हम एक तरीके से E1 E2 की जगह सीधा E लिख रहे हैं, ठीक है, यानी ये भी मान लो E cos थीटा हो गया, और ये भी क्या हो गया एक तरीके से E cos थीटा। और अगर आप ये कंफ्यूज हो रहा तो आप सीधा लिख सकते हो कि अगर E1 E2 बराबर है तो हम इसको भी 1 मान रहे हैं, इसको भी 1 मान रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, 2E1 cos थीटा। ये आ गया EP का मान एक तरीके से बिना सदिश के, अदिश रूप में। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो मान लिखना है, ठीक है। अब एक चीज गौर करी, हमने यहाँ पे एक चीज बताई थी, तो वापिस से देख रहे हैं कि जो विद्युत आघूर्ण की दिशा है वो दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस, और विद्युत क्षेत्र दिशा किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, यानी एक तरीके से ये दिशा जो है
ये माइनस पी कैप की दिशा है। अगर इसी दिशा में होता जैसे हमने पीछे देखा था, तब तो हमने क्या लिखा था, प्लस पी कैप। और लेकिन विद्युत विद्युरागमन की दिशा तो ये है, वो क्या होती है, विद्युत विद्युरागमन की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इसकी दिशा ये है। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिशा है वो दिशा क्या आ रही है, ये आ रही है। ये तो दोनों कैंसिल हो गई, तो परिणामी दिशा ये आ रही है, तो इसके विपरीत है। तो इसलिए हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का पी क्या लिख सकते हैं। अदिश रूप में तो ऐसा ही है। अगर आप इसको सदिश बनाना चाहो तो हमें यहाँ पे सदिश लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का पी कैप। ठीक है, अब देखो ई पी टू ई वन का एक तरीके से मान कितना है, ई वन का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू इंटू आर स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोस थीटा का मान और निकालना पड़ेगा। तो कोस थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये सदिश चल रहा है हमारा, कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। मान लो इस त्रिभुज हम कोस थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा लंब आधार, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान कितना है, मान लो आधार है ए, इस त्रिभुज में आधार कितना है, ए है, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का मान लो कितना होगा, पीबी होगा, पीबी। और हमने देखा था पीबी का मान क्या था, रूट में आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर है पीबी का मान, क्योंकि पीबी क्या है, कर्ण है। तो cos थीटा का मान दोनों त्रिभुज के लिए क्या होगा, समान होगा। तो ये मान हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान लिख रहे हैं, तो यहाँ पे cos थीटा का मान क्या लिखेंगे, ए, यानी एक तरीके से आधार बट्टा में क्या जाएगा, कर्ण का मान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइड में क्या आ रहा है, माइनस का पी कैप। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बना के वापिस से एक बार लिखते हैं नई चीज। अभी हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी है, तब हमारा आंसर आएगा। तो हमने जो इधर साइड में लिख रखा है वो इधर लिख रहे हैं वापिस से, ई पी। ठीक है, ई पी सदिश बराबर क्या है, 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू, क्यू आ गया बट्टे में क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर। कोस थीटा का मान कितना है, ए बट्टा में रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का पी कैप। ठीक है, अब इस माइनस को आगे रख दो, माइनस का पी कैप था, इसको माइनस को आगे रख दो। अब देखो हमें ई पी सदिश है, इस माइनस को इधर रखो। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 को ए के गुणा में दो, तो क्यू इंटू क्या हो गया, 2a हो गया, और पी कैप को इधर रख दो। और देखो ये घात 1 है और ये घात कितनी है, आधी। ये पद है, ये पद है, दोनों समान है। पहले वाले पद की घात कितनी, 1 है, दूसरे वाले पद की घात कितनी है, 1/2। तो 1 और प्लस 1/2 घात कितनी हो जाती है, 3/2 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की कुल घात कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, और ये चीज किसके बराबर होती है, ये चीज हमने लिखी थी, पी सदिश बराबर क्यू इंटू 2a पी कैप के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ई पी सदिश, इसको हम अब लिख रहे हैं के, और ये क्या हो रहा है, पी सदिश बट्टा में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2। ये मान हमारा आया। अब हम वापिस वही प्रक्रिया करेंगे कि आर का मान बहुत बड़ा है ए से, यानी जो ये दूरी है ए, विदुर तो बहुत छोटा होता है, विदुर बहुत छोटा होता है, लेकिन हम आर का मान कितना ज़्यादा ले सकते हैं, ये आर हम ज़्यादा ले सकते हैं, तो आर का मान ए से बड़ा है, तो आर स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। तो उस स्थिति में इस राशि के साथ इसको जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंटों में आएगी। तो देखो इसको हम ए स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने पर माइनस का के पी सदिश और आर स्क्वायर की घात कितनी आ जाएगी, 3/2 जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ चुका, ई पी सदिश बराबर माइनस का के पी सदिश बट्टा में आर क्यूब। ये सदिश रूप है। और अदिश रूप लिखना चाहो, ई पी बराबर क्या लिख दोगे, माइनस के पी बट्टा में आर क्यूब। तो ये हो गई हमारी निरक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष और निरक्ष की विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अगर हम तुलना करें, आप इस चीज को नोट कर सकते हो। माइनस का चिन्ह क्या बताता है, माइनस का चिन्ह ये बताता है कि विद्युत आगमन की दिशा ये है
और लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या आ रही है, ये विपरीत आ रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह आया है। अब देखो हमने जो पीछे देखा था कि द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र आया था 2kp बट्टा में आर क्यूब आया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का kp बट्टा में आर क्यूब। अक्ष पर अगर हम बोले अक्ष पर बोले तो कितना आया था 2kp बट्टा में आर क्यूब, और निरक्ष पर कितना आया है, निरक्ष पर आया है माइनस का kp बट्टा में आर क्यूब। अगर माइनस प्लस का ध्यान नहीं दे तो हम ये बता सकते हैं कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष से दुगनी है। अक्ष पर अगर हम माइनस प्लस की बात नहीं करें तो कोई माइनस हटा रहे हैं, माइनस केवल दिशा को बता रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये मान किसके बराबर हो गया, ये मान हो गया निरक्ष के बराबर, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है, ठीक है। इस सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं अब एक न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो चुका टॉपिक, अब करते हैं न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे रखा है कि दो आवेशों से बना हुआ एक द्विध्रुव है और प्रत्येक पर आवेश का मान कितना है 5 माइक्रोकूलाम है। ये माइनस का 5 माइक्रोकूलाम, ये प्लस का 5 माइक्रोकूलाम, और दोनों के मध्य दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। और हमें ये कहा गया है कि जो इसका केंद्र है मध्य बिंदु है और उससे अक्ष पर 0.30 मीटर दूरी पर और उससे निरक्ष पर 0.30 मीटर दूरी पर बिंदु P है। उन दोनों बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये P बिंदु ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो हमने नीचे बना दिया। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का हमारे पास सूत्र क्या है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का हमारे पास सूत्र है 2kp बट्टा में क्या आ जाएगा आर की क्यूब, ये है। तो देखो हमें क्या क्या दिया गया वो मान लिख रहे हैं। हमें Q का मान दे रखा है कितना है 5 माइक्रोकूलाम। 5 माइक्रोकूलाम को हम लिख सकते हैं 5 10 की घात -6 कूलाम। और दूसरा मान क्या दे रखा है हमें एक तरीके से 2a सदिश ने बीच की दूरी का मान दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में क्योंकि हमें ऐसा ही पद्धति लेनी है। तो मीटर कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। अब देखो एक चीज और आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 0.30 मीटर। इसको परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, तो ये मान हमें दिए गए हैं। अब देखो मान रखते हैं सूत्र में, तो हमारे पास सूत्र क्या है 2 के का मान कितना है 9 इंटू 10 की घात 9। पी का मान तो हमें दे नहीं रखा, तो मैंने विद्युत विद्युरांकों का मान दे नहीं रखा, तो सूत्र से इसका मान निकाल लेंगे। पी बराबर क्या आता है क्यू इंटू 2a। क्यू का मान कितना 5 इंटू 10 की घात -6। 2a का मान कितना 10 की घात -2। तो टोटल मान कितना हो गया 5 इंटू 10 की घात -8 आ गया। तो p का मान हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की घात -8 बट्टे में देखो r की q है, तो ये जो r का मान इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी 0.30 इंटू 0.30 इंटू 0.30। ये मान हो चुका हमारा। अब देखो इनको सरल करते हैं, ठीक है। सरल कैसे करेंगे, ये 9 घात है धनात्मक, ये 8 घात है ऋणात्मक, तो बच्चा कितना, इसको कैंसिल करो तो 10 की घात 1 बच गया ना 10 बच गया, ठीक है। ये चीज हो गई। एक पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटे, ये पॉइंट हटे, तो एक पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो ऊपर वापस कितना आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटा तो कितना आ गया 100 आ गया, इसका पॉइंट हटा तो कितना आ गया 100 आ चुका। यानी अब एक तरीके से नीचे क्या है 30 इंटू 30 इंटू 30 है। अब देखो एक जीरो कैंसिल करो, एक जीरो कैंसिल करो, एक जीरो कैंसिल करो, तो एक यहाँ पे 100 आएगा, तो एक और एक ये कैंसिल हो चुके हैं। अब इतने मान बचे हमारे पास, ठीक है। अब देखो और काटते हैं इसको, और कैसे काटोगे 9 से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब नीचे बच गया 3 और ऊपर कितना बच गया, ऊपर देखो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 और 1 घात 2 3 4 4 और 1, एक तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात 4। 10 बट्टा 3 इंटू 10 की घात 4। अब देखो 10 में 3 का भाग दोगे तो कितना मान आएगा 3.33 इंटू 10 की घात 4।
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बल बट्टा आवेश। तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बट्टा में क्या जाएगा, कूलाम। तो ये मान आ गया किसका, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, अब हमने जो सूत्र देखा था पीछे वो क्या देखा था कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। तो अक्ष पर निकाल ली, तो निरक्ष पर निकालो, तो निरक्ष पर निकालोगे तो अक्ष वाले में 2 का भाग जाए तो निरक्ष का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, बड़ी कैलकुलेशन वापस नहीं करनी है, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट्टा में 2, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट्टा में 2 है, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग दे दोगे, अगर इसमें 2 का भाग दे रहे हो तो मान कितना आ रहा है, निरक्ष के लिए मान कितना आएगा, 0.33 में 2 का भाग दे रहे हो, ठीक है। तो 3 में 2 का भाग गया, एक बार गया, एक बच गया तो आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 13 है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 12 आ गया, फिर वापिस एक इधर जुड़ गया तो वो कितनी बार गया, 6। तो 6 बार बार आते जाएंगे तो इसको हम लिख देंगे 1.67 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन बट्टा कूलाम। तो इस प्रकार से अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका आधा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।